स्क्विड गेम का पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था और जब ये सीरीज आई थी तो किसी ने भी इस सीरीज से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी कि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में इसके चर्चे हुए। और सीजन 2 की एंडिंग को देखने के बाद ये चीज तो बिल्कुल भी प्रूव नहीं होती कि अब ये स्क्विड गेम का खेल खत्म हो चुका है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो स्क्विड गेम का सीजन 3 हमसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 2 की एंडिंग के दौरान हमने इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखा और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको इसकी पुरानी डॉल तो दिखाई जाती है, साथ ही में उसके फ्रंट में एक नई डॉल भी दिखाई देती है। और इस डॉल को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये जो डेडली गेम्स है ये बंद नहीं होने वाली। मतलब स्विंग यून जो सीजन भर इन गेम्स को रोकने के लिए पीछा पड़ा रहा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। और यकीन मानिए दोस्तों ये जो डॉल है वो पिछली डॉल से भी डरावनी लग रही है। इस डॉल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जो खतरे हैं वो इससे भी डबल होने वाले हैं। अगले सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जब इसे छोड़ा गया था। जुनो जब स्क्विड गेम के आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बोट का कैप्टन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद हमको ये पता चलता है कि वो मिशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उस बोट का मालिक स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर से मिला हुआ है। इससे जिन्हो को गेम्स तक पहुंचने और गियोन की मदद करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ स्क्विड गेम के अंदर टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गियोन और उसके साथ के जो लोग हैं वो ये प्लान बनाते हैं कि गार्ड्स की गन को छीनकर वो खुद मैनेजमेंट रूम में जाकर इस पूरे गेम को रोकेंगे। 100 बचे हुए प्लेयर्स में से आधे कॉम्पिटिशन में रहना चाहते हैं, जबकि दूसरे आधे लीव करना चाहते हैं। अब जो लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं यानी कि ओ टीम वाले, वो एक्स टीम वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। मतलब कि खून खराबा हो जाता है वहाँ। इन सब में बहुत सारे प्लेयर मारे जाते हैं। अब क्योंकि गियोन इस जगह पर पहले ही आ चुका था तो उसे पहले ही पूरे पैतरे पता थे। गियोन पूरे एक्स वाले बंदों को इकट्ठा कर बोलता है कि रात में हमारे ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन हमें उस हमले में शामिल नहीं होना है। गियोन को ये बात पहले ही पता थी कि कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद गार्ड्स अंदर आएंगे और सब लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे। गियोन और उसकी टीम मरने का नाटक करते हैं और गार्ड्स को हराकर अपने पास उनके वेपन्स रख लेते हैं। बाकी सारे गार्ड्स को तो वो मार देते हैं, लेकिन एक गार्ड को जिंदा रखते हैं ताकि वो इस जगह से बाहर जा सके। गियोन की पूरी टीम सबको तोड़ देती है गोली मारकर, और इस गेम को जो भी कंट्रोल कर रहा है यानी कि फ्रंटमैन की तरफ बढ़ पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फ्रंटमैन उन्हीं के बीच है। यंग गिल इतनी देर से फेक नाम का यूज कर रहा था, इन सब लोगों को गलत राह बता रहा था और इन सब लोगों को भनक तक नहीं लगी। उसने एक ऑल्टरनेटिव रूट को ढूंढा यहाँ पर कि उसकी ही मास गनमैन खड़े हुए थे जो कि गियोन और जॉन बे को गोली मार रहे थे। अब यंगुल को सारे रूट पहले से ही पता थे, तो इन गार्ड्स के पीछे से जाकर अपने साथ जो 2 एक्स्ट्रा लोग लेकर गया था उन्हें आगे भेज देता है और अपने ही हाथों से उन्हें गोली भी मार देता है। द फ्रंटमैन अपने 001 के ट्रैक सूट को उतार कर अपना सिग्नेचर ब्लैक कोट मास्क पहन लेता है। फिनाले का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जब होता है जब गियोन का दोस्त जॉन बे मारा जाता है और उसको मारने वाला कोई और नहीं फ्रंटमैन होता है। कहानी से थोड़ा हटाया जाए तो कुछ सवाल और हैं, जैसे कि दोस्तों उस बोट का कैप्टन क्या वो सच में फ्रंटमैन से मिला हुआ था और ड्रोन से छेड़ाछेड़ी कर उसको आखिरकार क्या मिलेगा? वेल दोस्तों इस बात का जवाब तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ड्रोन में इतनी देर से जो फुटेजेस रिकॉर्ड हो रही थी इस आइलैंड की, वो सारी फुटेजेस शायद उसने डिलीट कर दी हो। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी पता है कि उस ड्रोन के बारे में उसे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बोट का मालिक उन फुटेजेस को क्लीन करने ही गया हो, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या है। उसका ये लैक ऑफ नॉलेज हमको एक सीन में दिखाई देता है। वैसे इस चीज का नाम क्या है? ये ड्रोन है, ड्रोन। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ड्रोन के बारे में थोड़ी भी बेसिक नॉलेज है तो आपको ये बात तो पता होगी कि ड्रोन पर ही रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा होता है जो कि फुटेज को रिकॉर्ड कर वहीं के वहीं स्टोर करता है। इसके लिए एक एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कि हम SD कार्ड भी बोलते हैं। और इस सीन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यार ये बंदा SD कार्ड तक पहुंच पाया होगा। कहने का मतलब दोस्तों किसी के गाइडेंस से वहां तक ही पहुंच सकता था, लेकिन उतनी ही देर में एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और इसके ऑपरेशन को इंटरप्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि कैप्टन की इस चाल के बारे में उस ऑफिसर को पता चल चुका था तो मजबूरन उस कैप्टन को उस ऑफिसर को मारना पड़ा। तुम करना क्या चाहता? अब बोट का कैप्टन ऑर्गेनाइजर से मिला हुआ है ये बात तो पक्की है, लेकिन जब ये सारी बात जुन्हो को पता चलेगी तो उसको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब पिछले 2 सालों से जुन्हो जिसके साथ मिलकर जिस आइलैंड की तलाश कर रहा है वही व्यक्ति करप्ट है। इन सब के बाद अगर जुन्हो सहन कर जाता है तो ठीक है, वरना मैं होता तो भाई मेरा तो हार्ट छूट जाता। बाकी स्क्विड गेम में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो किस्सा है वो दोबारा डिस्कस किया गया और इन सबसे रिलेटेड बहुत से लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये सारी ऑर्गन ट्रैफिकिंग फ्रंटमैन के अंडर होती थी। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सीजन 1 में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया था कि फ्रंटमैन किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं था। अगर कोई प्लेयर मारा जाता है तो वो उस प्लेयर को सीधा जला देते थे। मतलब मेरे फ्रंटमैन का कोई भी हाथ नहीं होता था इन सब में। ये काम कुछ वर्कर्स और गॉड की कॉन्स्पिरेसी थी जो अपने फायदे के लिए सीक्रेटली काम करते थे। वो एलिमिनेटेड प्लेयर के ऑर्गन को निकाल लेते थे और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते थे। जब फ्रंटमैन को इस इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता चलता है तो वो उन गार्ड्स को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि ये गेम्स के एस्टेब्लिश रूल्स के खिलाफ था। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फ्रंटमैन स्ट्रिक्टली रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने में फोकस्ड था। स्क्विड गेम में ये इलीगल काम अभी भी चालू है
और इस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंडर हम सबको एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, पिंक सोल्जर 11, जो कि नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है और वो इन गार्ड्स के अनएथिकल काम के बिल्कुल खिलाफ है और उनके प्लान्स को बिगाड़ने की भी कोशिश करती है। जब गार्ड्स किसी प्लेयर को जानबूझकर जिंदा रखते थे ताकि उनके ऑर्गन हार्वेस्ट किए जा सके, तो गार्ड 011 उन प्लेयर्स को मारकर उन्हें दर्द से मुक्ति देती थी ताकि उन लोगों का ऑर्गन हार्वेस्ट ना हो सके। बाकी हाँ दोस्तों, ऑर्गन की डिलीवरी देने के लिए कोई एक अंडर द सी आता था। अब वो कौन था, कैसा था, इस चीज को अभी भी क्लियर नहीं किया गया। लेकिन यार एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क का हिस्सा है और इसमें खुद स्क्विड गेम के ऑफिसर्स भी शामिल है। याद होगा ना दोस्तों, वो टेम्परेरी ऑफिसर जिसने की काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। काले कलर के कपड़ों से याद आया कि यार फ्रंटमैन इन सब लोगों के बीच में था, नॉर्मली गेम खेल रहा था और इन सब लोगों को भनक तक नहीं लगी। इन सब के बीच उसने एक बहुत ही अपनी इमोशनल स्टोरी भी सुनाई थी। वो बताता है कि उसकी वाइफ को लिवर की बीमारी थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। इन्हों अपनी वाइफ को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, जैसे कि लोन शार्क से पैसे लेता है और अपने भाई इन्हों को किडनी भी डोनेट करता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी वाइफ और बच्चे को नहीं बचा पाता। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रंटमैन की स्टोरी है ये बहुत हद तक मुझे सही लगती है। शायद फ्रंटमैन ने यही से सोसाइटी का आईना देखा हो। एक टाइम उसकी जिंदगी में ऐसा आया हो कि उसने अपने ही लोगों के असली चेहरों को देखा होगा। फ्रंटमैन किसी भी व्यक्ति के लिए दयालु बिल्कुल भी नहीं था। इवन अगर कुछ लोग स्क्विड गेम में एलिमिनेट भी हो जाते थे तो वो उन्हें कचरे सामान मानता था। या फिर दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रंटमैन लाइफ में बीते हुए ट्रॉमास के बारे में बात कर रहा हो सकता है कि किसी टाइम पर उसने भी लोगों से इसी तरीके से मदद मांगी हो, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, उसे इसी तरीके से कचरे की तरह ट्रीट किया गया। तो आज के समय में ऐसा हो सकता है कि वो भी लोगों से इसी तरीके से बदला ले रहा हो। बाकी यार दोस्तों, फ्रंटमैन का आपने ट्रैक सूट नंबर नोटिस किया होगा। ये वही नंबर है जो कि एक टाइम पर ओ इल्लाम को मिला हुआ था और ओ इल्लाम स्क्विड गेम का पूरा क्रिएटर था। कहने का मतलब ये जितने भी डेडली गेम्स हैं वो इसी बंदे ने बनाए हुए थे। कहने का मतलब ये जो दादाजी हैं वो फ्रंटमैन के मेंटर थे।